आज 3 मार्च 2022 की तारीख है और मैं यूक्रेन पर रूस के हमले को रिपोर्ट कर रहा हूँ। आज से एग्जैक्टली 6 माह कबल मैं अफगानिस्तान में तालिबान के एडवांस को कवर कर रहा था अफगानिस्तान में अशरफ गनी की फोर्सेस के खिलाफ। और तालिबान के काबुल पहुंचने से पहले सिर्फ 2 दिन कबल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने 3 शहरों का डिस्कस किया था। अफगानिस्तान के 3 बड़े शहर कंदहार, लश्करगाह और हेरात। और हमने ये भी देखा कि अशरफ गनी की फोर्सेस ने कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाई। लेकिन उन इवेंट्स से सिर्फ 1-2 माह कबल वेस्टर्न मीडिया उन वॉरलॉर्ड्स को ग्लोरीफाई कर रहा था जो अशरफ गनी के साथ मिलकर तालिबान से लड़ने का इरादा रखते थे। वेस्टर्न मीडिया ने उनको बहुत बड़ा हीरो बनाकर पेश किया कि ये तालिबान को तहस नहस कर देंगे। आज 6 माह बाद अफगानिस्तान से बहुत दूर यूरोप में एक लड़ाई जारी है जिसकी सिचुएशन काफ़ी मिलती जुलती है। और आज भी हम ये देख रहे हैं कि तालिबान की तरह रूस भी अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करता हुआ नजर आ रहा है और इस मकसद के लिए उनकी फोर्सेस की पेशकदमी जारी है। आज की इस वीडियो में हम रशियन फोर्सेस की पेशकदमी को समझने की कोशिश करेंगे कि किस किस जगह से वो आगे बढ़ रही हैं और यूक्रेन पर अपना कंट्रोल जमा रही हैं। और उसके बाद आप खुद मवाजना कर सकते हैं इस सिचुएशन की उस अफगानिस्तान वाली सिचुएशन के साथ सिमिलैरिटी। हमने देखा कि पिछले 1 हफ्ते में मगरबी मीडिया ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को एक बहुत बड़ा हीरो बनाकर पेश किया और अब हम देख रहे हैं कि उनकी भी प्रेजेंस आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। मुझे ये एक डिजावू लग रहा है कि किस तरह सिर्फ 6 माह के कलील अरसे के अंदर अंदर तारीख अपने आप को दोहरा रही है और रूस की ताकतवर फौज ने यूक्रेन के 3 बड़े शहरों पर अपना कंट्रोल हासिल करने के लिए एफर्ट्स तेज कर दी हैं। तो जैसा कि आपको याद होगा जब ये इन्वेजन स्टार्ट हुई थी तो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था कि रूस की जो इन्वेजन है वो यूक्रेन में 3 साइड से है, एक ईस्टर्न साइड से, एक नॉर्दर्न साइड से और एक सदर्न साइड से। इस वक्त अगर यूक्रेन के ईस्ट की बात करें, ये जो डोंबास का रीजन है जिसमें लुहांस्क और डोनेस्क के सिटीज शामिल है जिनको रूस ने इंडिपेंडेंट तस्लीम कर लिए, यहाँ पर बहुत अरसे से रशियन फोर्सेस की प्रेजेंस थी और यहाँ पर जो लोग हैं वो भी रशियन स्पीकिंग है। तो यहाँ पर तो रशिया के लिए जो हालात हैं वो बहुत साजगार हैं और रशिया बड़े आराम से आगे बढ़ रहा है। डोंबास के रीजन से आगे निकलकर एक बहुत बड़ा शहर आता है यूक्रेन का खार्किव, जहां से इस वक्त कुछ डिस्टर्बिंग रिपोर्ट्स आ रही हैं और इस शहर में लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर रही है। और इसी शहर में यह खबर आई थी एक दिन पहले कि एक इंडियन स्टूडेंट भी मारा गया था। इस शहर में रशिया ने अपने पैरा ट्रूपर्स भी उतार दिए हैं और रशिया यूक्रेन की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर हमले कर रहा है। अभी रिसेंटली खार्किव की सिटी काउंसिल बिल्डिंग को उड़ा दिया गया है रशियन फोर्सेस की जानिब से। अब आते हैं नॉर्दर्न साइड पे, यहाँ पर है इनका कैपिटल सिटी कीव। कीव के नॉर्दर्न साइड से एक बहुत बड़ा रशियन मिलिट्री कॉन्वॉय एंटर हो रहा है इस शहर की जानिब और आहिस्ता आहिस्ता इनकी स्ट्रेटजी ये है कि इस शहर को 3 अतराफ से घेरा जाएगा। एक ये मिलिट्री कॉन्वॉय जो नॉर्दर्न साइड से एंटर हो रहा है कीव सिटी में और एक ईस्टर्न साइड से भी दस्ता पहुंच रहा है। ये आपने खबरें देखी होंगी कि रशियन मिलिट्री कॉन्वॉय 40 माइल्स लेंथी है और इसमें टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियां और दूसरी मिलिट्री व्हीकल्स शामिल हैं। यहाँ पर भी रूस की फोर्सेस ऐलानात कर रही हैं, शहरियों को वार्निंग्स दे रही हैं कि इस शहर को छोड़कर चले जाएं, नहीं तो आप बमबारी की जद में आ सकते हैं। यहाँ पर भी इनकी स्ट्रेटजी यही है कि जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उनको हिट किया जाए, जो एयर बेसिस हैं, आर्मी इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी मिलिट्री बेसिस, इन सब जगहों को निशाना बनाया जा रहा है। कुछ जगहों पर हम ये भी देख रहे हैं कि जो आम आवाम है यूक्रेन की बाज़ औक़ात वो रेजिस्टेंस दिखा रही है, मतलब एहतजाज की सूरत में, मतलब थोड़ी देर के लिए वो रोकते हैं, रशियन फोर्सेस को एहतजाज करते हैं। रशियन फोर्सेस काफ़ी सब्र से काम लेती हैं, वो हवाई फायरिंग करती हैं। तो नज़र यही आ रहा है कि इनकी जो स्ट्रेटजी है कि सिविलियंस को तंग ना किया जाए, क्योंकि ऑब्वियसली अगर ये सिविलियंस पर अटैक करेंगे तो एक बहुत बड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट होगा। मैक्सिमम रशियन फोर्सेस की जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि सिविलियन आबादियों को बाईपास करके आगे बढ़ा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इनको अवॉइड किया जाए। अब आते हैं यूक्रेन की सदर्न साइड पे। यहाँ से भी क्राइमिया और ब्लैक सी वाली साइड से रशियन फोर्सेस की पेशकदमी जारी है। खर्सन एक शहर है ब्लैक सी पर, यह एक पोर्ट सिटी है जहां रशियंस ने अहम गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर कब्जा कर लिया है, जैसा कि रेलवे स्टेशन और इनकी पोर्ट पर। रशियन फोर्सेस जब यहां पर पहुंची थी तो विद इन 1 नाइट इन्होंने इन इंस्टॉलेशंस पर कब्जा कर लिया है। यानी ब्लैक सी पर जो एक की यूक्रेनियन पोर्ट थी उस पर अब रशियन फोर्सेस का कब्जा है।
इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहां से कुछ फौजी दस्ते अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के बाद अब नॉर्थ की जानिब बढ़े हैं, कैपिटल सिटी की जानिब। फासला तो बहुत लंबा है, कई 100 किलोमीटर्स पर मुश्तमिल है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनका एडवांस जारी है। यूक्रेन के साउथ ईस्टर्न साइड पे एक और शहर है मारियोपोल। ये शहर बहीरा अज़ोव के किनारे वाक़या है। ये भी एक पोर्ट सिटी है। यहाँ पर भी रशियन फोर्सेस दाखिल हो चुकी हैं और यहाँ पर भी कुछ जगहों पर सड़कों पर लड़ाई जारी है। तो आप देख सकते हैं कि रशियन फोर्सेस ने 4 साइड से अपनी पेशकदमी जारी रखी हुई है और मकसद यही नजर आ रहा है कि सारे फौजी दस्ते ये कीव सिटी में इकट्ठे हों, कन्वर्ट जो हैं। ये एक मिलिट्री स्ट्रेटजी होती है कि जिसमें आपके सारे दस्ते एक मतलब डिफरेंट साइड से एडवांस करते हुए एक कॉमन पॉइंट पर इकट्ठा होते हैं, जो मेन एक पॉइंट होता है। इसमें रशिया के एडवांस फोर्सेस भी शामिल हैं, इसमें थोड़ी बहुत एयर सपोर्ट भी है। अब जैसे मैंने डिस्कस किया कि ऐसा लग रहा है कि ये सब कैपिटल सिटी में कन्वर्ज होंगे। अगर ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाता है तो इससे क्या होगा, आप देखें ये क्राइमिया वाली साइड से जो फोर्सेस ऊपर आ रही हैं और बेलारूस वाली साइड से जो फोर्सेस नीचे आ रही हैं, तो ये जब कीव सिटी में इकट्ठी होंगी तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये यूक्रेन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगी। जो ईस्टर्न साइड पूरी होगी यूक्रेन की, वो रूस के कब्जे में आ जाएगी। और इस वक्त इनकी फोर्सेस के एडवांस को देखकर यही लग रहा है कि इनका ऑब्जेक्टिव यही है कि अपने जितनी भी हर्डल्स हैं रास्ते में उनको रिमूव करके ये आगे बढ़ रही हैं। और मकसद यही नज़र आ रहा है कि यूक्रेन को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। इससे क्या होगा कि यूक्रेनियन फोर्सेस की जो ईस्टवर्ड इनकी जो जितनी भी मिलिट्री सप्लाई लाइन है वो सब टूट जाएगी और यहाँ पर टोटल डोमिनेंस होगी रशियन ट्रूप्स की। और ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा यूक्रेन और ज़ेलेंस्की की गवर्नमेंट के लिए। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि रशिया की फोर्सेस रेजिस्टेंस के बावजूद 150 माइल्स का सफ़र तय कर चुकी हैं। मतलब इतना ज़्यादा वो एडवांस कर चुकी हैं, पीछे अपने राह में जितनी भी रुकावटें थी, जितनी भी रेजिस्टेंस थी, उसको वो ख़त्म कर चुकी हैं। और आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि तेज़ी से लोग ये इलाके छोड़कर जा रहे हैं। ये जो मगरबी मीडिया तो बहुत ज़्यादा खैर दिखा रहा था कि एक अर्बन वॉरफेयर की सिचुएशन है, लोग भी शामिल हो रहे हैं, लेकिन वो हम देख रहे हैं कि वो जो रेजिस्टेंस है वो दम तोड़ती जा रही है। क्योंकि भाई नो डाउट ये जो रशियन आर्मी है एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइज्ड फोर्स है। एक लेस देन अ वीक आपने एक कंटेस्टेड इलाके में 100 मील से ज़ायद का सफ़र तय कर लिया है, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इस सारी चीज़ में हमें रशियन फोर्सेस की नो डाउट एक कमाल स्ट्रेटजी नज़र आती है, जिसमें वो ये कोशिश करें कि कम से कम सिविलियन नुकसान हो। और फिगर्स भी हमें यही बता रहे हैं कि जितना बड़ा इलाका ये कवर कर रहे हैं, अगर इन्होंने बिल्कुल ही वहाँ पर कत्लेआम किया होता तो सिविलियंस की हलाकतों की तादाद बहुत ज़्यादा होनी थी, सैकड़ों में होनी थी। लेकिन अभी सिविलियंस की जो हलाकतों की तादाद है वो ऐसा यही लग रहा है कि वो कोलेटरल डैमेज की जद में आए हैं, मतलब लड़ाई की जद में आए हैं कई जगहों पर, क्योंकि रशिया ऑलरेडी एडवांस में वो वार्निंग दे रहे हैं। और ये चीज़ मैं नहीं कह रहा, ये एक अमेरिकन वॉर एनालिस्ट हैं बिल रोगियो, ये उनके मुताबिक ये उनका कहना है कि रशिया की स्ट्रेटजी बड़ी ज़बरदस्त है, जिसमें वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर रहे हैं ज़्यादा नुकसान किए बगैर। बिल रोगियो एक ज़बरदस्त वॉर एनालिस्ट हैं और इन्होंने अफगानिस्तान में तालिबान के टेक ओवर को भी बड़ा एक्सटेंसिवली कवर किया था और हमने भी रेफरेंस दिए थे उस वक्त भी इनके। अभी इनका ये आर्टिकल आया डेली मेल में, जो कि यूके का एक अखबार है। शुरू के दिनों में रशिया को नो डाउट बहुत बड़ा नुकसान हुआ था जब इनकी फोर्सेस ने रेजिस्टेंस दिखाई थी। यूक्रेन कह रहा है कि हम 5000 से ज़्यादा फौजी मार चुके हैं, जबकि रशिया की कल ऑफिशियल फिगर्स आई हैं, उन्होंने कहा कि हमारे 500 से ज़ायद लोग मरे हैं। तो इसके बीच में कहीं होता है, क्योंकि हर जो पार्टी होती है वो अपनी अचीवमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाती है, तो आप इसमें खुद ही अंदाज़ा लगा लें कुछ बीच की कहानी है। मेरे हिसाब से 1000 से ज़ायद रशियन फोर्सेस जो रशियन ट्रूप्स हैं इस वक्त मारे जा चुके हैं, जबकि दूसरी साइड पे यूक्रेन की साइड से भी बहुत ज़्यादा हलाकतें हुई हैं। तो हम ये क्लियरली देख सकते हैं कि रशिया का ये जो मिलिट्री एडवांस है इसके क्लियर ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक वेल थॉट आउट प्लान है जिसके थ्रू वो आगे बढ़ रहे हैं। मतलब तुक्के नहीं लगा रहे। वेस्टर्न मीडिया के बरक्स ये जो कह रहे हैं कि पुतिन पागल हो गया है या बिल्कुल ही एक ब्लिट्सक्रीग की कैफियत है कि वो सब कुछ रौनते हुए आगे बढ़ रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बहुत एहतियात से आगे बढ़ रहे हैं। उनका एडवांस स्लो है, लेकिन वो आप कहते हैं ना कि एक स्लो तूफान होता है जो आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ें अपने अंदर जम करता जाता है। ये उस तरह का एक एडवांस है। ये वो जर्मन फोर्सेस वाला एडवांस नहीं है ब्लिट्सक्रीग, जिसमें वो पूरी फोर्स के साथ सब कुछ तहस नहस कर देते थे। इसमें इनके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं और इसीलिए ये शॉर्ट टर्म कामयाबियों पर फोकस नहीं कर रहे। अपने लोग भी इनके मर रहे हैं, लेकिन
ये भी नज़र आ रहा है कि क्लियरली वो आगे भी बड़े सुकून से बढ़ रहे हैं, जिसमें ये चाह रहे हैं कि कम से कम सिविलियन इंगेजमेंट हो, मिलिट्री फैसिलिटीज़ को मैक्सिमम निशाना बनाया जाए और इनकी सप्लाई लाइन को चोक किया जाए यूक्रेनियन फोर्सेस की। ये है इनकी स्ट्रेटजी। तो ये चीज़ तो साबित होगी कि तारीख ने अपने आप को 6 माह के अंदर अंदर ही दोहरा दी है। उस वक्त भी वेस्टर्न मीडिया क्या कर रहा था, जो एंटी तालिबान ग्रुप्स थे उनको बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया जा रहा था कि वो जीत गए, तालिबान ही आगे बढ़ सकेंगे, काबुल पर कभी वो काबिज नहीं हो सकेंगे। और आज भी यूक्रेन के साथ वो यही कर रहे थे। लेकिन जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी कि वो क्या है, जिसमें मैंने आपको रेफरेंस अमेरिकन एनालिस्ट के दिए हैं। और उसके बाद क्या हुआ, जब इनकी तवक्कुआत और इनके एनालिसिस से बरक्स तालिबान ने जब कब्जा कर लिया काबुल पर, तो फिर इधर उधर इल्ज़ामात लगाना शुरू हो गए थे। मतलब फिर वो सारी चीज़ें भूल गए कि जो इन्होंने मतलब बिल्कुल ही डिसइंफॉर्मेशन की बेस पर जो बाकी सारी चीज़ें लिखी हुई थी, प्रोपेगेंडा था बेसिकली। और अब आप देखेंगे कि सच आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू होगा कि किस तरह रशिया अपने जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं यूक्रेन में वो हासिल करने के बहुत करीब है। तो पुतिन की इस वॉर स्ट्रेटजी को ऑब्जर्व करते हुए ऐसा लग रहा है कि ये मूव इनका बहुत कैलकुलेटेड मूव था। इनको पता लग गया था अमेरिका की वीकनेस का। अफगानिस्तान में जो शिकस्त हुई थी अमेरिका को, अमेरिका की क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई थी। अमेरिका का पूरा उनका जो हार्ड पावर वाली उनकी एक क्रेडिबिलिटी थी वो शैटर हुई थी, उनके इमेज को नुकसान पहुंचा था। तो पुतिन ने मेरे ख्याल है ये मौका समझा, बड़े अरसे बाद उन्होंने इसको एक आइडियल अपॉर्चुनिटी समझा। पिछले 20 सालों से वो भी बड़ा बर्दाश्त कर रहा था जो नेटो की एक्सपेंशन थी ईस्टर्न यूरोप की तरफ, जिसको पुतिन बार बार कहता रहा ना करो। लेकिन हमने देखा 2014 से पुतिन ने भी फिर अपने कार्ड्स खेलने शुरू कर दिए थे। उसने भी काउंटर स्ट्रेटजी अपनाना शुरू कर दी थी जब क्राइमिया को उन्होंने एनेक्स किया। तो आप कह सकते हैं कि इस इन्वेजन का ग्राउंड ऐसे लग रहा है कि पुतिन ने 2014 में तैयार कर लिया था। क्राइमिया को एनेक्स किया, इसके बाद ईस्टर्न साइड पे जो डोंबास का रीजन है वहाँ पर अपने प्रॉक्सी एलिमेंट्स को सपोर्ट किया, और जब स्टेज पूरा तैयार हुआ इन्होंने फुल स्केल इन्वेजन कर डाली। और अब ये पैगाम दे रहे हैं नेटो और अमेरिका को कि अब तुम किधर हो, अब मेरा ज़रा सामना करके दिखाओ। क्योंकि पिछले 25 सालों में नेटो ने भी रशिया को स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा हर्ट किया था, जब बहुत से इन्होंने ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज़ को अपने अलायंस में शामिल कर लिया था रशिया की तवक्कुआत और रशिया की ख्वाहिशात के बरक्स। तो ये इन्वेजन रशिया की जानिब से भी एक पैगाम है कि आप हमारे बैकयार्ड में स्टेटस को यूनिलैटरली चेंज नहीं कर सकते। बिल रोगियो के मुताबिक वंस अगेन यूएस एंड वेस्टर्न ऑफिशियल्स आर फॉलिंग इनटू द ट्रैप ऑफ फेलिंग टू अंडरस्टैंड द एनिमी एंड हिज ऑब्जेक्टिव्स। इनके मुताबिक अमेरिका की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो अपनी गलतियों से नहीं सीखी, जो गलतियां इन्होंने अफगानिस्तान में की। उन्होंने कहा आप अपने आप को खुश कर सकते हो, मीडिया के थ्रू आप अपने आप को एक तसल्ली दे दो कि यूक्रेन जंग जीत रहा है, जबकि ऑन ग्राउंड सिचुएशन डिफरेंट है, वो आपकी ख्वाहिशात से बरक्स है। और आप एक बार फिर गलती कर रहे हैं दुश्मन को अंडर एस्टिमेट करके। तो इस वक्त मगरबी कुव्वतों की क्या स्ट्रेटजी है कि यूक्रेन को ज़्यादा से ज़्यादा असलहा प्रोवाइड करो ताकि ये लड़ सकें। ये स्ट्रेटजी मेरी नज़र में एक फ्लॉड स्ट्रेटजी है, क्योंकि जब तक आपकी बेस स्ट्रांग नहीं होती ना, कोई भी दुनिया का सारे हथियार भी आप काम नहीं आ सकते। ये जो अफगान मुजाहिदीन को जब सपोर्ट किया था आईएसआई और सीआईए ने, उसके पीछे एक बेस थी। वो पता था कि वो एक लड़ाका कौम है, वो लड़ सकते हैं, वो रेड आर्मी को शिकस्त दे सकते थे जो बहुत बड़ी सोवियत आर्मी थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता। ये आज हम एक मॉडर्न टाइम्स में रह रहे हैं। वो जो लोग थे वो बेचारे नेटफ्लिक्स और इंस्टाग्राम यूज़ करने वाली अवाम थी। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो पॉपुलेशन एक इतनी बड़ी रशियन आर्मी से लड़ ले। लड़ाई भी ज़्यादा वही जीतते हैं जिनके पास क्लियर ऑब्जेक्टिव और पर्पस होता है। और इस वक्त ऐसे लग रहा है कि रशिया के पास जो ऑब्जेक्टिव है, रशिया के जहन में जो थॉट प्रोसेस है वो ज़्यादा क्लियर है। आप पूरी दुनिया के मीडिया का सहारा ले लो, हाइब्रिड वॉरफेयर कर लो, साइबर अटैक्स कर लो, सैंक्शंस लगा लो, लेकिन एंड पे क्या होगा कि आपके जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपके ऑन ग्राउंड ही अचीव होने हैं। और ये यूक्रेन और उन छोटे ममालिक के लिए भी एक बहुत बड़ा लेसन है कि अपनी हिफाजत के लिए कभी किसी दूसरी पावर पर डिपेंडेंट नहीं रहना। एट द एंड ऑफ द डे जब लड़ाई हो रही होगी सड़कों पर, तो आप होंगे और आपकी आर्मी होगी। कोई अमेरिका या कोई चाइना आपको बचाने नहीं आएगा। और यूक्रेन के साथ भी इस वक्त यही हो रहा है। अगर इतना इनको था तो नेटो उतारते ना, नेटो की फोर्सेस उतरती मैदान में और लड़ती रशिया से,
लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने। बाइडेन साहब के मुताबिक पुतिन यूक्रेन में टैंक्स और असलहे के जोर पे अपनी उजारादारी तो कायम कर सकता है, लेकिन वो लोगों के दिल नहीं जीत सकता। भाई जब जंग होती है तो दिल कौन जीतने आता है? वो तो ऑब्वियसली लोगों का नुकसान होता है। और काफ़ी डिस्टर्बिंग चीज़ें आ रही हैं सामने। बेचारे अच्छे भले घरों में बैठे हुए लोग वो इतने बुरे तरीके से डिस्प्लेस हो गए हैं, बेचारे ट्रेन्स में कोई जगह नहीं है। काफ़ी डिस्टर्बिंग मनाजिर हैं। और ये जो सिचुएशन है जो आज हम देख रहे हैं, ये एकदम रातों रात नहीं क्रिएट हुई। इसके पीछे पुरानी 25-30 साल की हिस्ट्री है। एक कोल्ड वॉर है जिसकी वजह से आज हम ये देख रहे हैं। एक हाथियों की लड़ाई है जिसमें आम लोग कुचले जा रहे हैं। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं। क्या आपके ख्याल में रशियन फोर्सेस अपने ऑब्जेक्टिव्स को इजीली हासिल कर लेंगी या आगे आने वाले दिनों में इनके खिलाफ एक बड़ी रेजिस्टेंस तैयार है? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।